मेरे को समझ नहीं आ रहा आप लोगों को क्या हो गया है। ऐसे किस्से कहानियों पे आप यकीन कर रहे हैं जिनकी कोई तुक नहीं। आप लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, अक्लमंद हैं, जरा सोचिए आप कर क्या रहे हैं। ये आदमी, ये तो मुझे पागल नजर आता है। इसे तो आगरा के पागल खाने में होना चाहिए। आपको पता है आप एक निहायत ही गंदे, बीमार और गलीज इंसान है। गंदा और गलीज? मैं बैठ क्यों नहीं जाता अपनी सीट पर? और बुड्ढे ढंग से बात कर। बस बस, आप बीच में ना आइए। ये होता कौन है मुझे ऐसा कहने वाला? गंदा और बीमार। जरा हिम्मत तो देखिए इसकी। खड़ा तो हुआ नहीं जाता, बीच में टांग अड़ाता है। मेरा ख्याल है आप चुप हो जाइए और बैठ जाइए। मैं बोलूंगा और सबको सुनना पड़ेगा। यहाँ सबके सब पागल हो गए और इस तरह ज्यादा बुड्ढे को तो सुनना ही पड़ेगा। बोल बोल। आप सारे अक्लमंद लोग अब मेरी बात सुनिए। इससे पहले कि ये कुत्ते हमें नोच खाएं, हमें होशियार हो जाना चाहिए। अगर आपकी जुबान से एक शब्द भी और निकला तो मैं आपका मुंह तोड़ दूंगा। आई मीन इट। इसका मतलब है वोटों की गिनती है 8 बेकसूर और 4 कसूरवार। और कोई अपना वोट चेंज करना चाहता है? नहीं। इसका मतलब हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते हैं। हमें अभी अदालत में जाना चाहिए और जाके ये बात बता देनी चाहिए। मेरे ख्याल से हमें एक वक्त तय कर लेना चाहिए। अभी क्या बजा? 7:35। 7:35। मैं सोचता हूँ 8 बजे का वक्त मुनासिब रहेगा। ठीक है, ओके। और उसके बाद हम ये तय करेंगे कि हमें अदालत में जाना चाहिए या नहीं। इसके लिए माफ कीजिएगा, आपकी तबीयत खराब है क्या? जी नहीं, शुक्रिया। मैंने ये सवाल आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि आप अपनी नाक को इस तरह से सहला रहे थे। आपके इस तरह करने से मुझे अचानक एक बात याद आ गई। देखिए, मैं कुछ जरूरी बातें करना चाहता हूँ। अगर आप, मेरा ख्याल है मेरी बात ज्यादा जरूरी है। अगर आपकी बात इतनी जरूरी है तो चलिए अपनी जरूरी बात कह दीजिए। शुक्रिया। मुझे यकीन है बाद में आप इस बदतमीजी के लिए मुझे जरूर माफ कर देंगे, लेकिन फिलहाल मेरे जहन में ये सवाल बिजली की तरह कौन गया है कि आप अपनी नाक को इस तरह क्यों सहला रहे थे। अगर ये जानकारी आपके लिए इतनी जरूरी है तो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई थोड़ी तकलीफ हो रही है। माफ कीजिएगा, इस तकलीफ की वजह क्या है? क्या आपका चश्मा है? जी हाँ, मेरा चश्मा है। हुजूर आला, जिस औरत का ये दावा है कि कत्ल की ये वारदात उसने अपनी आंखों से देखी है, उस खातून की नाक के दोनों तरफ बिल्कुल ऐसे ही 2 गहरे निशान थे जिस तरह से कि इंसाफ के हैं, और उसने अपनी नाक को इस तरह सहलाया भी था। प्लीज प्लीज प्लीज, बस 1 मिनट और लूंगा। ये मोहतरमा, जिनकी उम्र करीबन 45 साल की थी, बराबर कोशिश कर रही थी कि वो 30 साल से ज्यादा के ना लगे। शायद जिंदगी में पहली बार इतने लोगों के सामने नुमाइश करने का मौका मिला हो। गौर किया होगा आप लोगों ने कि बहुत बंठन करके आई थी और बालों में खिजाब भी लगा रखा था। बड़े खूबसूरत खूबसूरत कपड़े पहन करके आया करती थी। शायद वो कपड़े किसी छोटी उम्र की बच्ची पर ज्यादा बेहतर लगते। तो जनाब, ये सब तैयारियां थी उनकी। अब चश्मा नहीं लगाया गया था जानबूझ करके। औरतों की तो फितरत ही कुछ ऐसी होती है। तो जनाब आली, जरा उस औरत का चेहरा अपने जहन में उतारने की कोशिश कीजिए। चश्मा नहीं लगाया था? आपको कैसे पता कि वो चश्मा लगाती थी? उसने अपना नाक सहलाया था यूं बस इसलिए? उसकी नाक पर निशान थे, मैंने देखे थे। क्या कह रहे हो आप? मुझे याद है, मैंने भी देखे थे। ये साहब ठीक कह रहे हैं। मैं तो उस औरत के बिल्कुल नजदीक बैठा हुआ था। उसके यहाँ निशान थे, यहाँ। अच्छा, तो ठीक है, वो अपने बालों में खिजाब लगा के आई थी, मगर इसका मतलब क्या निकलता है? लड़का बेकसूर है? 1 मिनट रुकिए, क्या ये निशान चश्मे के अलावा किसी और चीज से भी हो सकते हैं? नहीं हो सकते। अच्छा, आप लड़के के वकील के बारे में बात कीजिए। उसने क्यों नहीं उठाई ये चश्मे वाली बात? हम 12 लोग इतनी देर से यहाँ बहस कर रहे हैं, हम में से भी 11 को ये बात नहीं सूझी। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, वो वकील इतनी बेईमानी करेगा कि अपनी गवाह को अदालत में बिना चश्मे के पेश कर देगा, जो कि चश्मा पहनती है? क्या कभी किसी ऐसी औरत को आप चश्मा पहना सकते हैं जो चश्मा इसलिए नहीं पहनती हो कि उसकी खूबसूरती में ऐब आ जाएगा? ठीक है, उसके यहाँ निशान थे, वो चश्मा पहनती थी, मगर बाहर नहीं पहनती थी लोगों के सामने कि उसकी खूबसूरती में ऐब ना आ जाए। लेकिन जनाब, जिस वक्त ये खून हुआ है उस वक्त वो अपने कमरे में अकेली थी। बस बात खत्म। एक्सक्यूज मी, क्या आप सोते वक्त भी चश्मा पहनते हैं? जी नहीं, सोते वक्त कोई चश्मा नहीं पहनता। मुझे ये बात डंग की लगती है। जब वो औरत अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रही थी तब उसने चश्मा नहीं पहना होगा। आपको कैसे मालूम कि नहीं पहना होगा? मुझे पता नहीं, मेरा बस अंदाजा है।
मेरा ये भी अंदाजा है कि जिस वक्त उसने यूं ही अचानक खिड़की के बाहर नजर डाली, वो चाहकर भी चश्मा नहीं पहन सकती थी। उसके पास इतना वक्त ही नहीं था। खुद उसका कहना है जिस वक्त उसने खिड़की के बाहर देखा, उसी पल उसे कत्ल की वारदात होती दिखाई दी। 1-2 सेकंड में चश्मा उठाकर पहनना मुमकिन नहीं है। रुकिए। मेरा ये भी अंदाजा है मिस्टर कि उसे लगा कि उसने लड़के को बाप का कत्ल करते हुए देखा, लेकिन मैं कहता हूँ उसे लड़का नहीं बल्कि एक धुंधली सी शक्ल दिखाई दी होगी। आप ये कैसे कह सकते हैं कि उसे क्या दिखाई दिया होगा? इन्हें कैसे मालूम हो जाती है सारी बातें? आपको कैसे मालूम कि वो चश्मा पहनती थी कि नहीं? हो सकता है वो किताब पढ़ने का चश्मा पहनती हो, हो सकता है वो धूप का चश्मा पहनती हो, वो जो भी पहनती हो, लेकिन अब हमें उस औरत की नजर पर शक है। उसकी आंखें खराब हैं। माफ कीजिएगा, 60 मीटर की दूरी से बिना चश्मे के किसी आदमी को उसने कैसे पहचान लिया? बिल्कुल, ऐसी गवाही के आधार पर किसी को फांसी के तख्ते पर नहीं भेज सकते। ये मत बता मुझे तो। आपको नहीं लगता औरत से गलती हुई होगी? नहीं। क्या ये मुमकिन नहीं है? नहीं। आपको क्या लगता है, क्या ये मुमकिन है? मुझे लगता है ये मुमकिन है। मेरे ख्याल में लड़का बेकसूर है, नॉट गिल्टी। आपका क्या ख्याल है? अब मुझे कोई मतलब नहीं, आप सब हरामी हैं, जो मर्जी कीजिए। लेकिन आपकी राय क्या है? बेकसूर, जहन्नम में जाइए। तुम साले एक नंबर के कमीने हो। मैं कहता हूँ कि लड़का कसूरवार है? क्या आपकी भी यही राय है कि लड़का कसूरवार है? कहिए। जी नहीं। जी नहीं है? आप भी हैं? आप भी पलट गए? एक आप ही तो थे जो अभी तक मेरी तरफ से लड़ रहे थे, और आप भी पलट गए। अब मुझे माकूल शक नजर आ रहा है, लड़का बेकसूर है। अब 11 बेकसूर और कसूरवार 1। क्या चाहते हैं आप लोग? मैं कहता हूं कि वो लड़का कसूरवार। आप इसकी वजह बताइए। मैं बता चुका हूं इसकी वजह। देखिए, हमें आपकी वजह पर शक है। आप बताइए कि आपकी नजरों में लड़का कसूरवार क्यों है? अदालत में उठाया गया हर मुद्दा, हर चीज, हर सबूत इस लड़के को कसूरवार कहता है? आप क्या समझते हैं मैं कोई बेवकूफ हूं? बस एवं ही कुछ। आप सब लोग बहुत कमजोर, बहुत टुच्चे किस्म के लोग हो। बस छोटा सा पिद्दी जैसा दिल पाया आप लोगों ने। मुझे डराने की कोशिश मत करना। मुझे अपनी राय पे खड़े रहने का पूरा हक है, समझे? मैं सारी जिंदगी इसी कमरे में, इसी छत के नीचे, इसी सोफे पे बैठा रहूंगा। देखता हूं कोई मेरा क्या बिगाड़ लेता है। लड़के ने क्या कहा था चीख कर? मैं मार डालूंगा तुझे। और किससे कही थी ये बात? अपने बाप से, जिसने उसे पैदा किया, पाला, पोसा, पढ़ाया, लिखाया, ना जाने क्या क्या किया होगा, है? और बदले में क्या मिला उसे? सीने में 4 इंच गहरा खंजर। मार डाला उसको ताकि कोई डांटने वाला ना हो, कोई ये कहने वाला ना हो कि ये ठीक है करो, ये ठीक नहीं है ना करो। मेरा बेटा उसने मुझे मारा यहां 2 बार और भाग गया घर से। उसके गम में उसकी मां मर गई, देखने भी नहीं आया उसे। मैं अकेला बैठा रहता हूं कमरे में, खाली दीवारों को घूरता रहता हूं प्रेत की तरह। बहुत खाली खाली लगता है यहाँ। ये चाकू से भी बदतर है, चाकू से भी बदतर। कब तक मरता रहूंगा मैं अपने बेटे के लिए?
कितनी बार मरूंगा। मुलजिम आपका बेटा नहीं, किसी और का है। उसे भी जीने का हक दीजिए। ठीक है, बेकसूर। आइए चलिए। गुनाह और कानून की जद्दोजहद यूं ही चलती रहती है। चाहे कितने ही गुनाहगार सबूत न मिलने की वजह से छूट जाएं, लेकिन एक भी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। कानून का यही तकाजा है और इत्तफाकन तमाम दलीलों पर बहस के बाद इस जूरी के सभी सदस्य इस बात पर सहमत हो गए कि लड़का बेगुनाह है। अदालत ने उसे बाइज्जत बरी कर दिया और हिदायत दी कि असली मुजरिम को पकड़ा जाए। किसी भी कारवां की शुरुआत एक सुलझे हुए व्यक्ति के विचारों से ही होती है। ना चढ़ाओ सूली पर किसी बेगुनाह को, ना चढ़ाओ सूली पर किसी बेगुनाह को। नहीं उसके पास नहीं उसके पास कोई जगह पनाह को। ना चढ़ाओ सूली पर किसी बेगुनाह को।